अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 24 दिसंबर सन 1971 में साउथ अमेरिका में लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 पेरू मुल्क के दारुल हुकूमत लीवा से उड़ान भरती है। इस हवाई जहाज में कल 86 मुसाफिर सवार थे और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से पेरू के पुकाल्पा शहर की तरफ जा रहा था। सफर का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। तरो मुसाफिरों को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। पायलट्स आपस में अपने खानदान के बारे में बातचीत कर रहे थे और तमाम मुसाफिर बहुत खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। सब अपने खानदान से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये हवाई जहाज नीचे उतरने की तैयारी शुरू करता है, काले बादल छा जाते हैं। अचानक एक खौफनाक तूफान सामने नजर आता है। पायलट्स फैसला करते हैं कि इस तूफान से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा जहाज इसके अंदर ले जाते हैं। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बिजली कड़कने लगती है। ये जहाज टर्बुलेंस की वजह से बहुत ज्यादा हिलने लगता है। टर्बुलेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि मुसाफिरों का सामान जो ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखा था बाहर निकलकर उनके ऊपर गिरने लगता है। तमाम मुसाफिरों में खौफ फैल जाता है। तकरीबन 20 मिनट तक यही सब चलता रहता है और फिर अचानक 31,000 फीट की बुलंदी पर इस जहाज पर बिजली गिर जाती है। ये बिजली जहाज के दाएं बाजू पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से इस बाजू में आग लग जाती है। चंद सेकंड बाद ये दायां बाजू टूटकर जहाज से अलग हो जाता है और साथ ही बाएं बाजू का भी कुछ हिस्सा अलग होने लगता है। पुकाल्पा में लैंड करने से सिर्फ 15 मिनट पहले तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर ये जहाज टकरों में बिखरने लगता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जमीन पर मौजूद इस जहाज को फॉलो कर रहे थे, उन्हें अचानक अपने रेडार पर नजर आता है कि जहाज का निशान गायब हो गया है। ये देखकर कुछ लोगों ने उम्मीद की कि शायद जहाज ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी, लेकिन जल्द ही ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जहाज मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुका था। इसके बाद पेरू की तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। कुछ दिन बाद जब रेस्क्यू वर्कर्स इस क्रैश साइट पर अमेज़न जंगल के दरमियान पहुंचते हैं तो उन्हें चारों तरफ जहाज का मलबा बिखरा हुआ नजर आता है। मुसाफिरों का सामान दरख्तों से लटका हुआ था। सूटकेस हवा में ही खुल गए थे और मुसाफिरों के क्रिसमस गिफ्ट्स दरख्तों से ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने क्रिसमस ट्रीज को सजाया हो। चारों तरफ लोगों की तलाश की जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चलता रहे और जब कोई भी जिंदा नहीं मिलता तो ये मान लिया जाता है कि इस जहाज में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं। आखिर 10,000 फीट की बुलंदी से गिरकर कौन जिंदा बच सकता है? लेकिन ये बात सच नहीं थी। पूरी दुनिया अभी इस हकीकत से बेखबर थी। एक मुसाफिर अब भी जिंदा थी। इंसानी आबादी से मीलों दूर अमेज़न के घने जंगल के दरमियान एक 17 साल लड़की अभी भी जिंदा थी, जूलियाने कोपेक। ये एक हैरानकुन मौजज़ा था, लेकिन मसला ये था कि वो अकेली जख्मी हालत में अमेज़न के जंगल की जमीन पर पड़ी हुई थी। कोई उसे ढूंढने आने वाला नहीं था क्योंकि रेस्क्यू टीम अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर चुकी थी। इसके खानदान वाले और बाकी तमाम लोग उसे दूसरे मुसाफिरों की तरह मुर्दा समझ चुके थे। बहुत नजदीक थी और जैसे ही वो कुछ कदम और आगे चली, उसे दिखा कि उसकी स्ट्रीम अब आगे जाकर एक नदी में मिल रही है। लेकिन उस बड़ी नदी के किनारे पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि स्ट्रीम का मनहा लकड़ी के टकरों और मोटी झाड़ियों से बंद था और यहाँ से जूलियाने का क्रॉस कर पाना नामुमकिन था। इसलिए वो वापस उल्टा मुड़ती है और जंगल में घूमकर उस बैरियर को क्रॉस करती है। इसमें कई घंटों का वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार अब वो एक बड़ी नदी तक पहुंच गई थी। यह तकरीबन 30 फुट चौड़ी नदी थी। जंगल में इतने दिन चलने के बाद जूलियाने को पहली बार एक साफ खुला आसमान दिखाई दिया, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान अभी भी नहीं था। बहुत देर से उसे रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आवाज बहुत दूर से आ रही थी। लेकिन कुछ आधे घंटे में एक प्लेन बड़ी ही नजदीक आ जाता है।
सीधा प्लेन उसके ऊपर से गुजरने लगता है। जूलिया ने बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, बड़ी ही उम्मीद के साथ प्लेन की तरफ देखकर व्यू करने लगती है। चलाती है लेकिन कुछ काम नहीं आता। प्लेन में बैठा पायलट इनफॉर्चुनेटली उसे नहीं देख पाता और प्लेन आगे ही चलता जाता है। जूलिया ने दोबारा से उम्मीद लगाकर यही बैठकर इंतजार करती है कि कोई और प्लेन घूमकर वापस आएगा। फिर से वो उसकी तरफ देखकर चलाएगी, लेकिन कोई और प्लेन नहीं आता और जो दूर रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज सुनाई दे रही थी, अब वो भी आनी बंद हो जाती है। कुछ घंटे बीतने के बाद उसे दोबारा ये आवाज फिर कभी सुनाई नहीं देती। जूलिया ने समझ गई थी कि इसका मतलब है कि अब ये रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन बंद किया जा चुका है। एक बार फिर से जूलियाने की हिम्मत टूटने लगती है। अभी तक इसका टारगेट रहा था कि किसी तरीके से नदी तक पहुंचना है, लेकिन नदी पर पहुंचने के बाद अब उसे एहसास होता है अपने अकेलेपन का। हजारों किलोमीटर दूर तक ये जंगल गैर आबाद है, कोई और इंसान उसे बचाने आने वाला नहीं है। उसे लगने लगा कि इसके जिंदा रहने के चांसेस यहां पर 0 है। वो हार मानने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पापा के जरिए बताई गई एक बात याद आती है, जहां नदी है वहां लोग भी होंगे। जूलिया ने इस बात को याद करके खुद को मोटिवेट करती है कि कभी ना कभी तो वो लोगों के पास पहुंच ही जाएगी अगर नदी के किनारे चलती रही तो इस एक आखिरी उम्मीद के साथ वो आगे चलती रहती है। दिन बीतते रहते हैं, लेकिन दिन के बीतने के साथ इसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। इसके हाथ में जो घाव थे उन पर मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। उन अंडों से अब कीड़े निकलने लग गए थे, छोटे छोटे मैगेट्स। इन कीड़ों को अपने घाव से सिर्फ अल्कोहल या केरोसिन से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन जूलियाने के पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं थी। इसके पास बस अपनी एक सिल्वर रिंग थी। इस रिंग को खोलकर उसने कीड़ों को निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कीड़े उसकी स्किन के बहुत अंदर तक घुस गए थे। अब उसे डर लगने लगा कि ये घाव इन्फेक्ट हो गया तो उसे अपना हाथ भी काटना पड़ सकता है। इसके अलावा उसने अपनी अपर बैक की स्किन को देखा जो बुरी तरह जल चुकी थी। ये अब आहिस्ता आहिस्ता उतरने भी लगी थी और यहां से भी खून बह रहा था। इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने वही किया जो इसके हाथ में था। दी के साथ किनारे किनारे आगे बढ़ते रहो। कुछ वक्त बाद उसने रियलाइज किया कि आहिस्ता आहिस्ता नदी के किनारे किनारे चलने की जगह क्यों ना नदी के अंदर कूदकर स्विमिंग ही कर ली जाए। तो वो नदी के अंदर कूद जाती है और नदी के बहाव के साथ पानी में बहती चली जाती है। घंटों तक नदी में बहने के बाद उसे किसी घर की छत दिखाई देती है और कुछ देर बाद उसे मुर्गी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये दोनों ही चीजें सच नहीं थीं दोस्तों। असल में वो हेलियोसिनेट कर रही थी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वो नदी से बाहर निकल जाती है शेल्टर लेने के लिए, और फिर जैसे ही अगले दिन सुबह होती है वो वापस नदी के अंदर कूद जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो यही करते रहती है और ये करना किसी भी हालत में खतरे से खाली नहीं था। एक दिन जब वो नदी के किनारे लेटी हुई थी, तभी एक बड़ी फीमेल एलिगेटर अटैकिंग पोजीशन में उसकी तरफ बढ़ने लगी। यहाँ एक बार फिर जंगल को लेकर जूलियाने की नॉलेज काम आई। उसे पता था कि इस टाइप के एलिगेटर्स पानी में अटैक नहीं करते। वो सीधा पानी में चली गई और फ्लो के साथ दोबारा बहने लगी। कई दिन तक ये चीज बार बार करने के बाद वो ठंडे पानी की वजह से और कमजोर हो चुकी थी। खाना अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने मेंढकों को पकड़कर खाने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे मेंढक भी नहीं पकड़ा गया। नदी के किनारे चलते चलते उसे बाद में हिरन जैसे कई तरह के जानवर भी मिले, और ये बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं था। जूलियाने जानती थी कि इस तरीके के जानवर इंसानी बस्तियों के पास नहीं मिलते। आते आते अब वो तकरीबन पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी।
जूलियाने के पास अब खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। अब उसे सच में लग रहा था कि शायद अब जिंदा नहीं बचेगी वो। एक और पूरा दिन यूं ही बीत जाता है, नदी के अंदर तैरते हुए। सूरज नीचे चला जाता है, अंधेरा होने लगता है। वो नदी से बाहर निकलकर किनारे रेत पर आराम करने लगती है कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है। एक बड़ी सी बोट सामने खड़ी है। कहीं ये फिर से कोई हेलियोसिनेशन तो नहीं था। उसे अपने ऊपर यकीन नहीं होता। अपनी आंखों को रगड़कर वो दोबारा देखती है। बोट अभी भी दिख रही थी। 3 बार अपनी आंखों को रगड़कर देखती है। बोट हर बार वही दिख रही थी उसे। थोड़ा सा और तैरकर वो बोट के और नजदीक आती है, उसे टच करती है। तब जाकर उसे यकीन होता है कि हाँ, ये तो सच में एक बोट है। बोट के बगल में उसे एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। जूलियाने अपने जिस्म की बची कची सारी ताकत लगाकर इस रास्ते पर चढ़ना शुरू करती है। ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई थी। जैसे ही वो इस झोपड़ी पर पहुंचती है और अंदर झांक कर देखती है, कोई दिखाई नहीं देता। असल में वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन झोपड़ी के अंदर पेट्रोल जरूर रखा हुआ था। जूलियाने एक छोटी नली से पेट्रोल निकालती है और सीधा अपने हाथ के घाव पर बहा देती है, ताकि अपने हाथ पर जो मैगेट्स थे उन्हें बाहर निकाला जा सके। ऐसा करने से उसे एकदम से बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि पेट्रोल से बचने के लिए वो कीड़े जो थे वो बॉडी के और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके वो कीड़े बाहर आने लगते हैं और वो एक एक करके जब निकालती है, गिनने लगती है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 30 कीड़े, 30 मैगट्स जमे हुए थे। जूलियाने फैसला लेती है कि वो उसी झोपड़ी के अंदर बैठकर किसी इंसान के आने का इंतजार करेगी। रात हो जाती है। रात के बाद सुबह हो जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। वो दोबारा से सोचती है कि क्या और आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके जिस्म में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अगले पूरे दिन अब वो बस वहीं बैठी रहती है, मायूस और थकी हुई। लेकिन इस शाम को जब अंधेरा होने लगा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, इंसानों की आवाजें। जूलियाने को लगा कि वो कहीं फिर से तो हेलियोसिनेट नहीं कर रही है, लेकिन तभी उसने 3 लोगों को जंगल से बाहर आते देखा। उन लोगों ने जैसे ही जूलियाने को देखा, वो एकदम से डरकर पीछे हट गए। हटे हुए कपड़ों में एक वाइट लड़की, जिसकी आंखें सूजी हुई थी और जिस्म पर इतने सारे घाव थे। उन्हें लगा कि ये कहीं कोई शैतान तो नहीं। अमेज़न के जंगल में दोस्तों लोगों की कई माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, जैसे हर कल्चर में होती है। उनका मानना है याकू मामा पर एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा, जिसे मदर ऑफ वाटर कहा जाता है। उन लोगों ने उसकी कई कहानियां सुनी थी और यहाँ पर इस लड़की को इस हालत में देखकर उन्हें सच में लगा कि ये याकू मामा थी। जूलियाने उन्हें देखते ही अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश करती है। स्पेनिश में कहती है, मैं लांसा प्लेन क्रैश की बची हुई लड़की हूँ, मेरा नाम जूलियाने है। ये सुनकर उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे बताया कि इस प्लेन क्रैश में तो हर कोई मारा जा चुका है। सुना है, अगर वाकई तुम इस प्लेन क्रैश की सर्वाइवर हो, तो इसका मतलब है कि तुम अकलौती सर्वाइवर हो जो जिंदा बची हो। ये बात सुनकर जूलियाने का दिल दहल जाता है। उसे एहसास होता है कि इसका मतलब इसकी माँ भी जिंदा नहीं बची। इस पूरी जर्नी के दौरान उसे उम्मीद थी कि इसकी माँ भी जिंदा होगी और इस बात से उसे मोटिवेशन भी मिलती थी। लेकिन अब इस बात को फाइनली हजम करना बहुत मुश्किल था जूलियाने के लिए कि इसकी माँ अब नहीं रही थी। ये एक और बहुत बड़ा मौजज़ा था कि इस शाम को जूलियाने को ये 3 लोग दिखाई दिए। ये लोग असल में कहीं और जा रहे थे और सिर्फ भारी बारिश के बायस उन्होंने इस झोपड़ी में रुकने का फैसला किया था। ये जूलियाने को पहनने के लिए एक शर्ट पैंट और खाने के लिए फरीना, एक तरीके का भना हुआ आटा देते हैं। साथ ही में ये इसके घाव को साफ करते हैं
और इनसे कीड़ों को भी निकालते हैं। इस बीच 2 और लोग वहां पहुंच गए थे। ये सभी लोग अगले दिन जोलियाने को लेकर एक गांव जाते हैं। गांव के लोग भी जब पहली बार जोलियाने को देखते हैं तो वो एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि इसकी आंखों की सभी ब्लड वेसल्स बस्ट हो चुकी थी, जिससे इसकी आंखें एकदम लाल पड़ चुकी थी। गांव में इसके घाव को और साफ किया जाता है और डिसइंफेक्ट किया जाता है। यहां से एक प्लेन के जरिए जोलियाने को यारिनाकूचा ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसे बेहतर ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ दिन बाद जोलियाने सही सलामत अपने घर जिंदा वापस लौटती है। कल मिलाकर वो 11 दिन तक मौत से लड़ी है, अमेज़न के घने जंगलों में अकेले सरवाइव करके। इस कमाल की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इतनी इनक्रेडिबली मौजज़ाती कहानी कि एक 17 साल की लड़की जो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरी अमेज़न के जंगल के बीचों बीच और 11 दिन तक खतरनाक जंगल में जिंदा रही, अकेले सरवाइव किया। जोलियाने अमेज़न के जंगल से बाहर तो आ गई, लेकिन जंगल कभी इससे बाहर नहीं निकला। बाद में जाकर वो कॉलेज में बायोलॉजी की पढ़ाई करती है और एक मशहूर ज़ूलॉजिस्ट बन जाती है। ठीक अपनी माँ की तरह अपनी पूरी जिंदगी ये अमेज़न के जंगलों को और वहां के जानवरों को कंजर्व करने में लगा देती है। साल 2000 में अपने वालिद के गुजर जाने के बाद ये पेंगुआ रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर बन जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। वही रिसर्च स्टेशन जो इसके पेरेंट्स ने शुरू किया था। आज 2025 में जोलियाने कोपेक एक मशहूर ज़ूलॉजिस्ट है, 71 साल की है और अभी भी जिंदा है। साल 2010 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस वाक़े को लेकर अगले कई सालों तक उन्हें रात में नाइटमेयर्स आते रहे, डरावने ख्वाब। उन्हें बार बार वो लोग दिखाई देते जो इस दिन प्लेन में बैठे थे। एक ख्याल उन्हें हमेशा सताता रहा, आखिर में ही क्यों जिंदा बची हो और लोग क्यों नहीं। इसका जवाब शायद उन्हीं की हिम्मत और मजबूत इरादे में छपा है। बाद में जब इन्वेस्टिगेटिव टीम इस क्रैश साइट पर पहुंची तो उन्होंने पाया दोस्तों कि 14 और लोग क्रैश को सरवाइव कर चुके थे। 14 और लोग जो प्लेन क्रैश के बाद भी जिंदा थे, लेकिन रेस्क्यू का इंतजार करते करते मारे गए। लेकिन जोलियाने ने अपनी नॉलेज, अपनी हिम्मत और अपने पेरेंट्स के जरिए सिखाई गई चीजों को याद रखा और उन्हें इम्प्लीमेंट किया और खुद से रास्ता बनाया। उन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी।